तो आज हम आपके पास जो हमने तुल्यता संबंध पढ़ा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने आपके पास है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास है। तो आपके पास देखो रिलेशन आर दिया हुआ है, उसका पहला भाग पास हमको तुल्यता संबंध चेक करना है। ठीक, तो आर एक रिलेशन है जो कि समुच्चय ए पर पारिभाषित है। समुच्चय ए में आपके पास पहले जो 14 प्राकृत संख्या है उनका समुच्चय आपके पास ए है और इस प्रकार से पारिभाषित है। आर देखिए, आर में ऐसे युग्म आएंगे एक्स वाई के। अब ध्यान देना कि क्योंकि ये ए पर पारिभाषित है तो एक्स वाई कहाँ से लिए जाएंगे, ये समुच्चय ए से ही लेना है। इस प्रकार से आपके पास पारिभाषित है कि ऐसे एक्स वाई दो संख्याओं यानी दो प्राकृत संख्याओं का ऐसा युग्म लेना है जो कि समुच्चय ए से लिए गए हैं कि वो किस कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमको प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य समित और संक्रामक है अथवा नहीं। अगर ये तीनों ही होगा तो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। ठीक, तो इसको हम चेक कर रहे हैं। तो देखो एक बार थोड़ा सा आपको ज़रा ध्यान देना के पास कि जब इसको चेक किया जाएगा तो एक एक करके हमको करना है। ठीक, तो पहला आपके पास जो दिया हुआ है मैं लिख रहा हूँ पास। देखो हमारे पास प्राप्त किया है एक तो समुच्चय जिस पर आर है वो दे रखा है 1 2 3 और ऐसे चलते हुए 13 14, मतलब पहले 14 प्राकृत संख्याएं आपके पास जो काउंटिंग नंबर है। और इस पर आपके पास आधारित जो ये पारिभाषित जो संबंध है वो इस प्रकार से है, सभी एक्स वाई युग्मों का समुच्चय जहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपके पास है। तो इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ और 3x इक्वल टू वाई भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास है। तो ज़रा ध्यान देने के पास तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो 3x उसका जो यानी पहला जो अव्यय है उसका 3 गुना कौन होने वाला है, दूसरा घटक होने वाला है। ठीक, तो इसके आधार पर मैं आपके पास पूछूं तो आर ये अभी समुच्चय निर्माण रूप में, तो मैंने रोस्टर रूप में आर को लिख लिया। देखिए अगर x का मान 1 संभव होता है तो y का मान क्या उसका 3 गुना मतलब 3। इसी प्रकार से अगर 2 होता है तो उसका 3 गुना y होगा, y दूसरा घटक है तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6। और ऐसे ही 3 होता तो 9 और 4 होता तो 12। अगर 5 होता तो अगर मैं x का मान इससे 5 ले लूँ तो y का मान 15 आ रहा है जो कि इसमें नहीं है। तो अनिवार्य रूप से आपको ऐसे लेना कि x y दोनों के दोनों इसमें है। तो आपके पास मैं अगर x का मान मैं 5 ले रहा हूँ तो इस टाइम पर आपके पास y का मान क्या मिल रहा है, 15, जो कि क्या है इस समुच्चय a में नहीं है। अब मुझे तो x y दोनों उसी में चाहिए तो इसलिए हम उस एलिमेंट को नहीं लेंगे। आपके पास ये हो गया r, किस रूप में, रोस्टर रूप में। अब हम एक एक करके इसको चेक करने वाले रिफ्लेक्सिव है या नहीं आपके पास। ठीक, तो देखो एक बात ये आपके पास है कि आपके पास देखो क्योंकि मुझे प्राप्त हो रहे हैं 1 1 2 2 3 3, ये जो युग्म होते हैं 14 14, ये समुच्चय ए के जो प्रत्येक अवयव हैं उनके लिए उनका संबंध स्वयं से नहीं है, मतलब ये केस में नहीं है, आर में उपस्थित नहीं है। इसका अर्थ है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट जो आपके पास ए है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका अर्थ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इस आर में देखिए कहीं पर भी ऐसा अवयव प्राप्त नहीं, मतलब हमें मालूम है रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब आपके पास ए के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या हो, स्वयं से। जबकि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अब मैं चेक कर रहा हूँ सिमेट्री के लिए यानी पास समित के लिए। अब मुझे मालूम है देखो उसमें हम चेक करते हैं अगर ए का संबंध बी से तो बी का संबंध भी क्या हो जाए ए से। अब मुझे मालूम है इसमें 1 3 2 6 3 9 और 4 12 इसमें आर में आ रहे हैं, इसमें उपस्थित है ये एलिमेंट। बट इनके लिए यानी ए बी प्राप्त हो रहे पर बी ए प्राप्त नहीं हो रहा है। 3 1 6 2 9 3 या 12 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कहने का अर्थ है कि देखो आपके पास क्योंकि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि ए बी तो प्राप्त हो रहा है आर में पर बी ए क्या हो रहा है, आर में प्राप्त नहीं हो रहा है। देखो देखो इसका अर्थ है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है तो इसके लिए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये वो आर में उपस्थित नहीं है। कौन उपस्थित नहीं है कि ए का संबंध अगर बी से है तो इसका ये भी कह सकते हैं कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से नहीं है, इसलिए क्या होने वाला है, ये सम्मित भी नहीं होने वाला है। ठीक, सो आर इज नॉट
सिमेट्रिक। या इसका अर्थ क्या हो गया कि आर क्या है, सममित भी नहीं है आपके पास। ठीक, अब सममित भी नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे इसके बाद, अब हमको देखना है ट्रांजिटिव। इसमें देखो के पास ट्रांजिटिव के लिए अब इसमें मुझे मालूम क्या है कि अब इसमें मुझे प्राप्त हो रहा था 1 3 बिलोंग्स टू आर, एक 3 भी है यानी ए भी प्राप्त हो रहा है, और 3 9 भी मुझे बिलोंग्स टू आर हो रहा था। ए भी प्राप्त हो रहा है आर में और बी सी भी प्राप्त हो रहा है, बट मुझे 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी के आर में होने पर और बी सी के आर में होने पर मुझे ए सी क्या रहा है, आर में प्राप्त हो रहा है। देखो, एज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हो गया सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका अर्थ क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अर्थात क्या है, ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, यानी ये तीनों ही प्रकार का नहीं है आपके पास है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल जो था वो था कि आपके पास जो दिया हुआ संबंध है वो ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। जो अगला मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा वो आपके पास स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होने वाला है। ठीक, अब जरा इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान देने बस। एक रिलेशन है आर जो किस पर है, जेड पर। जेड क्या है, समुच्चय आपके पास सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने के बाद ये जेड पर पारी, वहाँ पर आपके पास जो जेड दिया, जो समुच्चय ए दिया था ना वो परिमित है, उसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, पर जेड क्या है, अपरिमित। इसमें बहुत सारे आपके पास क्या है, पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक, अनंत तक के पास। ठीक, तो वो बाद की बात है, उसको आपके 11 में पढ़ चुके हो जेड के बारे में, जो भी परिमित हो अपरिमित के बारे में। ठीक, पर इस बार इंपॉर्टेंट क्या है, संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। तो उससे पहले वाला ना तो स्वतुल्य था, ना सममित था, ना संक्रामक होगा, और ये क्या होने वाला, तीनों होने वाला। तो इसलिए बता रहा हूँ, देखो रिलेशन आर इस प्रकार से परिभाषित है कि सभी एक्स वाई का आपके पास युग्मों का समुच्चय है जहाँ एक्स माइनस वाई को क्या होना है, इंटीजर होना है। तो किस प्रकार से होगा तो मैं आपको देखना होगा। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहीं से मैं सीधे सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, फॉर एवरी, ये साइन किसका, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। आप कोई भी अवयव ले लीजिए जेड से, उसके लिए जब मैं आपके पास एक्स माइनस एक्स कर रहा हूँ जो कि 0 प्राप्त होगा, वो भी क्या है, इज एन इंटीजर। क्योंकि मुझे जब स्वतुल्य की बारे में बात करनी होती तो मुझे अव्यय की तुलना स्वयं से करनी है। तो यहाँ पर x, जब मैंने यहाँ पर क्योंकि रिलेशन माइनस का है, तो जब मैंने x माइनस मतलब अव्यय से स्वयं को माइनस किया तो 0 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या होता है, एक इंटीजर होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, r प्राप्त हो रहा है। आप किसी भी दो पूर्णांकों का अंतर ले लीजिए, हमें से क्या होगा, किसी भी पूर्णांक का अंतर स्वयं से ले लीजिए, आपके पास हमें से क्या होगा, एक इंटीजर 0 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ हो गया x बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव, यानी आपके पास r क्या हो गया है, ये आपके पास हो गया है क्या, आपके पास स्वतुल्य। ठीक, इसी प्रकार तो स्वतुल्य आप सममित के बारे में बात करें। नाउ आप कोई भी दो आपके पास इंटीजर ले लीजिए जेड से, इस प्रकार से कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर। मैंने कहा कि दो आपके पास इंटीजर मैंने ले लिया आपके पास जेड से, यानी इंटीजरों के समुच्चय से, इस प्रकार से कि वो दोनों के दोनों क्या हैं, आर में है। तो दोनों के आर में होने का अभिप्राय क्या होगा, यानी एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसका अर्थ हो गया कि एक्स माइनस वाई भी क्या हो रहा है, एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। बताओ होगा नहीं होगा। अब भाई x माइनस वाई, मैंने कहा मान लो दो संख्याओं का अंतर जब मैं कर रहा हूँ तो वो एक पूर्णांक प्राप्त हुआ, मैंने कहा -5। अगर मैं उस अंतर को माइनस से गुणा करूँगा तो तब भी तो इंटीजर मिल रहा है, मतलब -5 को माइनस गुणा करके क्या आएगा, +5। मतलब कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर क्या प्राप्त हो रहा है, इंटीजर प्राप्त हो रहा है। तो यानी माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई भी क्या है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसका अर्थ हो गया y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर y माइनस एक्स भी इंटीजर हो रहा है तो इसका अर्थ हो गया y x बिलोंग्स टू r।
एक्स वाई के आर में होने पर, युग्म एक्स वाई के आर में होने पर मुझे वाई एक्स भी क्या प्राप्त हो रहा है, आर में प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आपके पास क्या है, वो सिमेट्रिक भी है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आर क्या था, सिमेट्रिक भी है आपके पास, किसमें, इन सेट जेड, पूर्णांकों के समुच्चय में ये समित भी है। अब जो मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ वो आपके पास क्या है, वो आपके पास होने वाला है ट्रांजिटिव के लिए। तो मैंने मान लिया, माना ना हो। अब उसके लिए देखो, माना एक्स वाई, जो युग्म एक्स वाई है, और वाई जेड बिलोंग्स टू क्या है, आर है। मैंने माना कि जैसे वहाँ पर ए बी बी सी माना, मैंने मान लिया एक्स वाई और वाई जेड जो युग्म है वो आर में है। जहाँ आपके पास ये हैं क्या, आपके पास एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ये भी तीनों भी क्या है, पूर्णांक ही हैं। अगर ये दोनों के दोनों आर में, तो इसका अर्थ होगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड आर इंटीजर्स। यही तो अर्थ हुआ, क्योंकि हमको रिलेशन तो ऐसे दिया हुआ है कि भाई जो अगर युग्म आर में आ रहा है तो एक्स माइनस वाई, प्रथम घटक माइनस द्वितीय घटक क्या होने वाला है, वो इंटीजर होने वाला है, यानी एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होगा और वाई माइनस, इसके अनुसार वाई माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर, यानी ये दोनों इंटीजर हैं। अब मुझे मालूम है कि जब दो इंटीजर हैं और दो इंटीजरों का जब हम सम करते हैं, जब उनको जोड़ते हैं, तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, दोबारा से इंटीजर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर। यानी ये भी क्या होगा भैया, हमको मालूम है कि जब भी हम दो पूर्णांक को जोड़ते क्या मिलते हैं, हमेशा एक नया पूर्णांक प्राप्त होता है। और जब मुझे पता चल गया कि ये दोनों भी पूर्णांक है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये प्राप्त हो रहा है। देखो जब जोड़ रहा है तो वाई से वाई कैंसिल, यानी एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये भी क्या हो गया, इंटीजर। तो देखो अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, और उसके लिए मुझे क्या प्राप्त हो जाए कि ए सी भी क्या हो जाए, आर में, तो इसका अर्थ क्या होता है, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब आपने क्या देखा कि ये जो रिलेशन है, आर रिलेशन, जो कि आपके पास पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित है, वो क्या है, स्वतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी। तो इसका अर्थ होगा हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन एज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्योंकि ये क्या हो रहा है, तीनों प्रकार का संबंध है, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपके पास। ठीक है, तो मैंने पहले आपको एग्जांपल जो बताया वो स्वतुल्य भी नहीं था, सम्मित भी नहीं था, संक्रामक भी नहीं था। जबकि ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये क्या है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी आपके पास है। ठीक, अब जो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना आपको कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपके पास मतलब दैनिक जीवन जो जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं ना, उस टाइप का है। ठीक है, तो इसमें मैथमेटिकल नहीं है आपके पास, जो हमने जैसे संख्याओं से संबंधित पढ़ लिया आपके पास ना, वो नहीं है आपके पास। यहाँ पर क्या आपके पास देखो, एक संबंध आर जो है वो समुच्चय ए पर है। अब जो समुच्चय ए है उसको जरा बताया हो क्या, ऑफ ह्यूमन बींग इन अ टाउन, किसी नगर में जो आपके पास जितने व्यक्ति आपके पास है ना, चाहे वो स्त्री पुरुष जो भी आपका, उनका समुच्चय है ए, उस पर पारिभाषिक संबंध आर है। तो इसका मैं डी वाला भाग बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास वो थोड़ा सा आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन में आपके पास कारण है ना, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, देखो कैसे, मैंने कहा संबंध को जरा देख लो, आर जो है सभी एक्स वाई का समुच्चय है, जहाँ एक्स को क्या होना चाहिए, यानी प्रथम घटक द्वितीय घटक का क्या होगा, वाइफ होने वाली। एक्स को क्या होना है, वाइफ, यानी एक्स वाइफ है, मतलब ये फीमेल है, ये क्या होगा, मेल आपके पास, आपको मालूम है, यानी ये वाई क्या होगा, हस्बैंड होगा आपके पास। ठीक, तो हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य या समित व संक्रामक है नहीं। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो देखो ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के क्या होती पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, एज एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, जो एक्स है वो अपने स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता ना, इसका अर्थ है सो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
तो आप मान लो कि भाई कोई एलिमेंट एक्स है, उसको ही बात कर रहा हूँ मैं पर, तो क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता है, तो आपके पास इसलिए हम क्या कहेंगे कि उसके लिए युग्म एक्स एक्स क्या डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। ठीक, अब आगे बता रहा हूँ सिमेट्री के लिए। देखो मैंने कहा लेट एक्स वाई, जो युग्म एक्स वाई वो अगर आर में है, तो इसका अर्थ होगा एक्स इज द वाइफ ऑफ, जो हमको दिया ही हुआ है, वाइफ ऑफ वाई, यानी वाई का बोल। तो इसको मैं अगर उल्टे में लिखूं तो बताऊं क्या होगा? वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। भाई यही तो होगा, अगर वाई एक्स जो है वो वाई की पत्नी है तो वाई क्या होगा? उसका पति। तो इसका अर्थ क्या होगा? अब इससे मुझे मुझे पता चल रहा है कि क्लियरली मुझे क्या पता चला? वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। तो इसका अर्थ हो गया एक्स वाई के आर में होने पर वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ हो गया सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है आपके पास। अब देखो सिंपल सा है, ये स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए बस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो गया है? ये स्वतुल्य नहीं। जब समित की बात कर रहे हैं, मैंने मान लिया कि युग्म एक्स वाई आर में है, तो इसका सीधे सीधे मीनिंग है रिलेशन के अनुसार कि एक्स को क्या होना है? वाई की पत्नी होनी है। ठीक है, एक्स को पत्नी होना है किसका? वाई का, यानी वाई क्या होगा? उसका हस्बैंड। तो क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। वाई क्या है? एक्स की वाइफ नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ हो गया कि ये आपके पास सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो हम किसे लिए चेक करेंगे? अब ट्रांसिटिव के लिए चेक करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो ट्रांसिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे? आप देखो ये ट्रांसिटिव होने वाला है, ये अलग वाला केस आपके पास आने वाला है। ठीक, तो ट्रांसिटिव के लिए मैं दे रहा हूँ, देखो माना आपके पास लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अभी मैं सीधे वाई जेड बिलोंग्स टू आर नहीं ले रहा, मैंने कहा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो इसका अर्थ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और ये भी कह सकते हैं और वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। अगर ये इसका हस्बैंड है तो इसका सीधे सीधे अर्थ है क्लियरली वाई इज नॉट अ वाइफ ऑफ एनीवन। अब ध्यान देना, अगर एक्स वाइफ है और वाई ये वाई क्या हस्बैंड, यानी ये मेल है, ये फीमेल है। अगर ये मेल है तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ अगर वाई मेल है, यानी क्योंकि हस्बैंड है, तो अगर वो मेल है तो किसी की भी क्या पत्नी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है सीधे सीधे इम्प्लाइज दैट, यानी वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ध्यान दो, एक्स वाई तो आर में है पर वाई जेड आर में नहीं है, तो मैं चेक भी नहीं करूंगा कि एक्स जेड आर में है, नहीं तो हम सीधे लिखेंगे इस केस में सो आर इज ट्रांजिटिव। इस केस में आपके पास डायरेक्ट हम कहेंगे कि वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्योंकि अगर ट्रांजिटिव को चेक करना है तो उसके लिए अनिवार्य क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, तब हम चेक करते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। यहाँ मुझे एक्स वाई तो आर में मिल रहा है पर वाई जेड आर में प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मैं जो आपके पास एक्स जेड को चेक करने की बारी थी ना, वो हमको करना ही नहीं है। तो इस केस में डायरेक्ट क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट बोलेंगे क्योंकि भाई ए बी तो आर में मिल रहा है पर बी सी आर में प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये आपके पास क्या होने वाला है? हम उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं कि ए सी आर में है या नहीं। तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्स अगर वाइफ है वाई की, तो एक्स को फीमेल और वाई को क्या होना है? मेल होना है। तो अगर ये मेल है तो किसी और की वाइफ तो हो नहीं सकता है, इसलिए अगर एक्स वाई आर में है तो वाई जेड आर में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव होगा। ये थोड़ा सा आपके पास कंट्राडिक्शन वाला के पास है, विरोधाभास वाला है। क्योंकि विरोधाभास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हम पढ़ते हैं कि अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड भी आर में है तो हम चेक करते हैं कि क्या एक्स जेड है या नहीं। पर यहाँ मुझे एक्स वाई तो प्राप्त हो रहा है आर में, पर वाई जेड प्राप्त ही नहीं हो रहा है आर में, तो हम इसको डायरेक्ट कहेंगे कि ये क्या है? ये ट्रांजिटिव भी आपके पास होने वाला है। ठीक है, हम अगर अगर बाई चांस कहीं पर एक्स वाई जेड भी आर में हो जाएगा तो हम अनिवार्य रूप से चेक करेंगे क्या एक्स जेड भी आर में है अथवा नहीं, पर यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास एक्सरसाइज जो आपके पास है ना 1.1, उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है। तो आपको करना क्या है आज कि पहला क्वेश्चन कर लेना है,
ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको पूरा करना है आपके पास, ठीक, तो इसको करने के बाद तो मैं आपको बाकी क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा आपके पास, ठीक। ओके।